हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस एचपीआरसी ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे आपको दो टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसके अंडर जो सब टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सभी सब्जेक्ट, जितने भी आपके टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के एमसीक्यूज आपके लिए लेके आ रहे हैं। इन वीडियोस का सिर्फ मकसद इतना सा है, अगर आप कहीं और से स्टडी कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, थ्योरेटिकली जब भी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपका एमसीक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए आपकी कितनी तैयारी है, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी इन एमसीक्यू लगा के। तो इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जो 50 क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं। लोक प्रशासन, संगठन, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार, समन्वय, भारतीय प्रशासन, सिविल सेवा, यूपीएससी, एसपीएससी के बारे में जानेंगे। इन सभी से रिलेटेड जो है वो 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, लोक प्रशासन शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? तो ये आपका वुड्रो विल्सन ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाथॉन स्टडीज यानी कि हाथॉन अध्ययन किससे संबंधित है? ये आपका मानव संबंध उपागम यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस से जो संबंधित है। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त रूप है? तो ये पोस्ट कॉर्प दिया था लूथर गुलिक ने। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो पी से आपका हो जाता है प्लानिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ को कंबाइन करके लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेटिंग हो जाता है, आर से होता है रिपोर्टिंग, बी से होता है बजटिंग। तो ये आपने याद रखने हैं सभी, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का भी बन जाता है कि पोस्ट कॉर्प में सी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ सी पूछा है, लेकिन हम सी ओ को कंबाइन लेते हैं तो इसका ऑप्शन बी आपका समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेटिंग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रकार का नौकरशाही मॉडल किस पर आधारित है? तो ये आपका कानूनी तर्क संगत प्राधिकार से संबंधित है। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सिद्धांत में निम्न में से किस पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है? तो ये आपका एफिशिएंसी और इकोनॉमी पे दिया गया है। ऑप्शन बी दक्षता और मितव्ययिता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वन वे कमांड के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो वन वे कमांड के सिद्धांत को यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है, आदेश की एकता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक व्यवहार के संदर्भ में सीमित तर्क संगतता की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपका हबर्ट साइमन ने दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल, संगठन के सिद्धांत में नियंत्रण का विस्तार किससे संबंधित है? तो ये आपका एक अधिकारी द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किए जाने वाले अधीनस्थों की संख्या संख्या से ये रिलेटेड है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन टू फैक्टर थ्योरी से जुड़ा हुआ है जो मोटिवेशन से संबंधित है? तो ये आपका हर्टबर्ग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्टबर्ग। नेक्स्ट है आपका, किस सिद्धांत में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक्स होते हैं जिन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और कुछ व्यक्ति जो है वो वाई होते हैं जो स्वाभाविक रूप से काम करना चाहते हैं? तो ये आपका है मैकग्रेगर का सिद्धांत है, ये एक्स और वाई सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका संचार यानी कि जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं के संदर्भ में फीडबैक का क्या महत्व है? तो इसका महत्व सिर्फ इतना है कि संदेश की सटीकता की पुष्टि करना जो है वो इसका महत्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो ये आपका समस्या की पहचान इसका पहला कदम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अथॉरिटी का वह प्रकार जो किसी व्यक्ति के पद से जुड़ा होता है, ना कि उसकी व्यक्तिगत विशेषता से, तो क्या कहलाता है? ये आपका फॉर्मल अथॉरिटी कहलाता है, औपचारिक प्राधिकार। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है? तो ये आपका चेस्टर बेनार्ड ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पदानुक्रम यानी कि हायरार्की का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? तो ये आपका क्लियर चेन ऑफ कमांड करता है, आदेशों की एक स्पष्ट श्रृंखला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कार्यों के सर्वोत्तम तरीके की खोज करके उत्पादन क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेतृत्व की कौन सी शैली सभी निर्णय लेने का अधिकार स्वयं रखती है? तो ये आपका ऑटोक्रेटिक, निरंकुश या स्वेच्छाचारी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अधिकार का प्रत्यायोजन
का क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ है अधीनस्थ की शक्तियाँ हस्तांतरित करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका लोक प्रशासन में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न भागों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना, क्योंकि किसी भी संगठन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है वो उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भारतीय प्रशासन, सिविल सेवा और आयोग से संबंधित क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में भी जानेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवाओं का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो भारतीय सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो आपकी पब्लिक सर्विसेज है, लोक सेवाएं हैं, पहले तो वो कितनी तरह की होती है? तो लोक सेवाएं आपकी जो है वो 3 तरह की होती है। एक आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होंगी जिसकी हमने यहाँ पे बात की, दूसरा आपका केंद्रीय सेवाएं होती है, तीसरी आपकी राज्य सेवाएं होती है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है। फिर आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और ये नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? जब भी बात करेंगे यूपीएससी की, तो यूपीएससी में जो आपका अध्यक्ष है वो 6 या फिर 65 साल के लिए चुने जाते हैं, जो भी पहले होगा मतलब। तो और अगर संख्या की बात करें तो इसमें संख्या जो एक तो अध्यक्षों का, लेकिन अन्य सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होते हैं कि वो कितने होंगे, वो फिक्स नहीं है इनकी सदस्यों की संख्या इसमें। और इसमें एक बात यहाँ पे और बात होती है कि जो अध्यक्ष एक बार बन जाता है वो दोबारा जो है वो उसकी पुनर्नियुक्ति जो है वो नहीं की जाती है। ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। और योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें 10 वर्षों का जो अनुभव है वो मांगा जाता है अध्यक्ष के लिए। तो ये अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, 10 वर्ष का अनुभव जो है वो आपका इसमें होना चाहिए। तो ये बातें हमने यहाँ से जान ली। फिर आपका जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाग 14 में है। और आर्टिकल अगर पूछा जाए तो 315 से 323 के बीच में ये आते हैं। और अगर बात करें विस्तार से कि आर्टिकल 315 से 323 तक इसमें क्या-क्या है, थोड़ी-थोड़ी बातें जान लेते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर 315 की बात करें तो 315 में आपका यूपीएससी और एसपीएससी का गठन बताया गया है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति हो गई, उनकी जो पदों की अवधि है वो सारी बातें उसमें बताई गई है। 317 की बात करें तो पद से हटाने की बातें की गई है, निलंबन की बातें उसमें की गई है। 18 की बात करें यानी कि 318 की, तो सेवा और शर्तों के बारे में उसमें बताया गया है। बात करें 319 की तो उसमें क्या कुछ कार्य है यूपीएससी के, क्या एसपीएससी के कार्य है, वो सारी बातें उसमें बताई गई है। 320 में खर्चे क्या रहेंगे, वो सारी बातें उसमें बताई गई है। और 323 में आपकी जो रिपोर्ट जाती है, इनकी एनुअली रिपोर्ट जाती है, उसके बारे में बात की गई है। जो आपकी यूपीएससी की रिपोर्ट है वो आपकी राष्ट्रपति के लिए जाती है और राष्ट्रपति उसको संसद में पेश करते हैं। और जो आपकी एसपीएससी की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को जाती है, राज्यपाल उसको विधान परिषद में जो है विधानमंडल में पेश करते हैं, रखते हैं, फिर उस पे चर्चा होती है। नेक्स्ट है आपका जो एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो अगर पहले नियुक्ति की बात करें तो जो आपका यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, एसपीएससी की नियुक्ति आपका राज्यपाल करते हैं। लेकिन हटा राज्यपाल नहीं सकते हैं, हटा आपके भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये निष्कासन की जो शक्ति है वो राज्यपाल को इसमें नहीं दी जाती है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 320 जो है वो कार्य से रिलेटेड है। ये हमने बात आपको कही है। नेक्स्ट इसमें बात करें अगर भारत में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्रशिक्षण में इनकी जो योग्यता है, क्षमता है, कौशल को जो है वो बढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है, ये इनकी हो चाहे किसी की भी हो, ट्रेनिंग का एक ही उद्देश्य होता है, योग्यता, क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना। तो ये ही इनका भी उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे जब बात आ ही गई है ट्रेनिंग की, तो इनके जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ-कहाँ पे है? तो जब जो आपकी आईएएस है उनकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी लप्सना में होती है। अब ये लप्सना है कहाँ पे? मसूरी में है ये आपका। तो इनकी जो ट्रेनिंग है लप्सना की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपने कमेंट करना है। और आईपीएस की जो है आपकी सबस्पना एसबीपीएनपीए में होती है ये आपकी। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर्स के अब मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ आपको। और बात करिए अगर आईएफएस की, तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो इंदिरा गांधी नेशनल जो फॉरेस्ट एकेडमी, ये आपकी देहरादून में है।
तो इसकी इनकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी यहाँ पे होती है। तो ये आप तीनों सेंटर जो है वो आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अब अखिल भारतीय सेवा, यहाँ पे सेवाओं की बात आ ही गई है, तो यहाँ पे एक बात तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि 3 तरह की जो है वो आपकी पब्लिक सर्विसेज होती है, लोक सेवाएँ होती है आपकी, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएँ होंगी, केंद्रीय सेवाएँ होंगी और आपकी राज्य सेवाएँ हो गई। तो यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन में से जो आपका भारतीय विदेश सेवा है, ये आपकी केंद्रीय सेवाएँ हैं, और जो आपकी 3 बचती है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया या आईएफएस हो गया, तो ये जो तीनों सेवाएँ हैं ये आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो ये आपकी इंडियन फॉरेन सर्विसेज है आपकी, ये आपकी कैसी है? ये आपकी केंद्रीय सेवाएँ हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण और उन्मूलन किसके द्वारा जो है वो किया जाता है? तो ये राज्यसभा के एक प्रस्ताव पर संसद द्वारा जो है वो किया जाता है। ये आर्टिकल 312 के तहत जो है वो आता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सिविल सेवकों में जो आपका न्यूट्रलिटी है, तटस्थता है का अर्थ क्या है? तो ये आपका किसी भी राजनीतिक जुड़ाव के बिना शासन करने वाली पार्टी की नीतियों को ईमानदारी से लागू करना जो है वो आपका सिविल सेवकों में न्यूट्रलिटी का एक अर्थ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? मैंने बात की थी यूपीएससी के कार्यकाल की, तो आपका वो होता है 6 और 65 वर्ष, और इनका जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष और 62 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में लोक प्रशासक के क्षेत्र में सुधारों के लिए पहली प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एआरसी का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ये आपका 1966 में जो है वो इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवकों में योग्यता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका भर्ती और पदोन्नति में दक्षता और योग्यता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन और जानना ज़रूरी है, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपकी आईएएस वगैरह की जो ये परीक्षाएं हैं पहले आईएफएस की, ये पहले इंडिया में होती नहीं थी। तो सबसे पहले जो ये 1855 में जो रिटन में एग्ज़ाम हुआ था वो आपका लंदन में हुआ था, और जो पहले भारतीय थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने कि ये आपकी आईएफएस की 1863 में परीक्षा जो है वो पास की थी। ये सबसे पहले भारतीय थे। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ये आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है? इन्होंने जो है वो आईएफएस की 1863 में परीक्षा जो है वो पास की थी। और बात करें अगर लोक सेवा आयोग के गठन की, तो इसके बाद इससे पहले जो है, सबसे पहले जो भारत में आपका ये एग्ज़ाम हुआ 1922 में हुई थी ये परीक्षा भारत में। और इसके बाद जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, और वो गठन हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1926 को। और उसके बाद 1926 के बाद पहले तो लोक सेवा आयोग था, उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है आपका संघीय लोक सेवा आयोग इसका नाम जो है वो रखा गया था। और संघीय लोक सेवा आयोग रखने के बाद फिर 1950 में इसको जो है वो यूपीएससी इसका नाम रख दिया गया था। तो यूपीएससी नाम कब से है कि आपका है 1950 से, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिर आपका जिला कलेक्टर का पद भारत में किस शासनकाल में बनाया गया था? तो ये आपका ब्रिटिश काल में ही जो है वो जिला कलेक्टर का जो पद है वो बनाया गया था। और ये 1772 में वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम थे, उनके द्वारा जो है ये बनाया गया था। फिर आपका भारत में लोक प्रशासन के प्रमुख कार्यपालक कौन है? तो ये आपका प्रधानमंत्री जो है इसके वास्तविक कार्यपालक के रूप में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? तो ये आपका संस्थानम समिति द्वारा जो है वो की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका भारतीय प्रशासन के संदर्भ में विकास प्रशासन का मुख्य फोकस क्या है? तो ये आपका है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और प्रगति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नैतिक मानकों, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना जो है वो मुख्य उद्देश्य है कोड ऑफ कंडक्ट का। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रशासन की रीढ़ किसे माना जाता है? तो ये आपका आईएएस को जो है वो बैकबोन माना जाता है भारतीय प्रशासन की। फिर आपका यूपीएससी एसपीएससी किस प्रकार का निकाय है? तो ये आपके संवैधानिक निकाय होते हैं। और संवैधानिक निकाय जो है वो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनका संविधान में ज़िक्र हो। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो अपने कार्य और निर्णयों के लिए जो है वो जवाबदेह होना।
ये आपका अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर आपका है तुलनात्मक लोक प्रशासन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व का एक कार्य नहीं है? तो आपका अधीनस्थों को दंडित करना नेतृत्व का एक कार्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्णय लेने के तर्कसंगत मॉडल की मुख्य आलोचना क्या है? तो ये है, यह मानता है कि निर्णयकर्ता के पास हमेशा पूर्ण जानकारी और समय होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका सार्वजनिक परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संसाधनों को मिलाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचार के संदर्भ में गेटकीपर की भूमिका क्या है? तो संदेशों को फिल्टर करना और उन्हें संगठन के कुछ हिस्सों तक पहुंचने से रोकना, ये आपका गेटकीपर की मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट है नवलोक प्रशासन यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए का मुख्य फोकस किस पर था? तो ये आपका मूल्य, इक्विटी और प्रासंगिकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसे संगठन को क्या कहते हैं जहां अधिकार नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं और उत्तरदायित्व ऊपर की ओर प्रवाहित होता है? तो ये आपका पदानुक्रमित संगठन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियंत्रण की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो प्रदर्शन मानकों को स्थापित करना नियंत्रण प्रक्रिया का पहला कदम है। नेक्स्ट है, संगठन के भीतर अनौपचारिक समूह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों से उत्पन्न होता है। ये इसमें सत्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? तो ये आपका अनुयायियों को प्रभावित करने की क्षमता जो है वो एक लीडर में होनी चाहिए। तो ये इसकी सबसे आवश्यक विशेषता है। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं ना ज़्यादा बुक्स में मिलेंगे, ना ही कहीं और मिलेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ये स्पेशल क्वेश्चन जो है वो बड़े ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।